अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस किए थे, तो आज हम आई कैप का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 का। ठीक है जी। तो आपके पास ये आई कैप का सामने क्वेश्चन बैंक ओपन है। ठीक है, आप खुद भी अपने सामने क्वेश्चन बैंक आई कैप का ओपन कर लें। 2019 का जो एडिशन है हम वो वाला इस वक्त स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम है सारे के सारे, उनको कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने लगा था, मैंने कहा था अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो उनको टोटल आउटकम कितने हैं, 2 × 2 4। मैंने कहा ये जो 4 है ये 4 इनके सैंपल स्पेस भी हैं, तो टोटल आउटकम्स को सैंपल स्पेस भी कहते हैं। सेकंड देखें, समथिंग विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड। देखें, जब हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं हमें पता है हमारी डिफरेंट वैल्यूज का डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आएगी। ये क्या कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। फिर आगे वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, कोई रैंडम वेरिएबल होता है, कोई डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। तो इन जनरल फॉर्म समथिंग विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, जब हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, डिफरेंट उनकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, इट्स मीन वो वेरिएबल डाटा है, क्योंकि कांस्टेंट में सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा। देन इफ टू इवेंट हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, तो यहां पे जो मेन चीज अपने याद रखनी वो ये है नो एलिमेंट इन कॉमन, कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बताएं कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता। हमने कहा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये वो इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता, जबकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। यूनियन ऑफ टू इवेंट्स में सब कुछ कंबाइन कर देते होते हैं, इसका मतलब कॉमन आ रहा होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट में भी, इंटरसेक्शन में तो आता ही कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन ऑफ द इवेंट्स। ठीक है जी। तो तीसरे का आंसर हो गया सी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4। इफ टू इवेंट, हमारे पास अगर 2 इवेंट है, हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन, उसने कहा कि कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब कुछ चीज कॉमन आ रही है। देन 2 इवेंट्स आर सेट टू बी, हमने कहा वो इवेंट कहलाएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारे पास चीजें कॉमन आ रही होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद इफ 3 कॉइन आर टॉस देन द नंबर ऑफ आउटकम्स आर, हमने 3 कॉइन को टॉस किए, इसका मतलब जब हमने कॉइन 1 को टॉस किया होगा उसके आउटकम 2 आए होंगे, फिर सेकंड कॉइन को टॉस किया होगा उसके भी आउटकम 2 आए होंगे, थर्ड कॉइन को टॉस किया होगा उसके आउटकम भी 2 आएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इस राइट। ये 2 की पावर 3 डायरेक्ट कैसे, देखें हमें पता है कॉइन के केस में आउटकम सिर्फ 2 रहेंगे, तो हमें पता है ये 2 बेस बदलने नहीं वाला, 2 फिक्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स जितने आप टॉस करेंगे वो आप पावर में लिखते रहे, यानी कि आप 2 कॉइन टॉस करें 2 की पावर 2 लिख दें, 3 कॉइन टॉस करें 2 की पावर 3 लिख दें, 4 कॉइन टॉस करें तो 2 की पावर 4 लिख दें। तो 8 ऑप्शन बीटा। ठीक, उसके बाद 15.6 में वो कह रहा है इफ 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस को रोल करते हैं, देन द नंबर ऑफ आउटकम आर, जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं 3 डाइस के लिए, तो 3 डाइस के लिए आउटकम्स क्या होंगे। फर्स्ट डाइस के लिए आउटकम बताएं क्या आता है। फर्स्ट डाइस के लिए हमें पता है पहले के लिए 6, दूसरे के लिए भी 6 और तीसरे के लिए भी 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, मल्टीप्लाई बाय 6 216, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 216, ऑप्शन
बीटा। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट, इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाइस, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसमें क्या किया, एक डाइस को रोल किया, रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल किया, एंड द फ्लिपिंग अ कॉइन, और एक कॉइन को फ्लिप किया, द नंबर ऑफ आउटकम्स आर। हमने ये कहा जब हमने डाइस को रोल किया होगा उसके आउटकम 6 आए होंगे, हमने जब ये वाला कॉइन को टॉस किया होगा इसके आउटकम 2 आए होंगे, तो टोटल 6 × 2 12 हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। ठीक है, तो 12 कहां लिखा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूस। तो ये इंशाल्लाह चैप्टर 16 का असल में ये एमसीक्यूज बनता है। चैप्टर 16 में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास रूल्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो डिस्क्रीट में फॉल करती हैं, कौन से ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कॉन्टिन्यूस में फॉल करती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है इसलिए अभी मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, फिर इंशाल्लाह कल जो हमने चैप्टर 16 स्टार्ट करना है ये वाली बात आपको कल पता ही चल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स में हमारे पास वेरिएबल्स में 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये तो चैप्टर 11 वाली बात है ना, ये तो आपको पता ही होगा। हमारे पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और हमें पता है हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। नंबर 1, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Second one is binomial probability distribution. Third one is Poisson probability distribution. ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जिससे डिस्क्रीट वेरिएबल हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, और आपको पता है डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनमें कॉन्टिन्यूटी आ रही होती है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती, इंटीजर पार्ट आ रहा होता है या कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही होती है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ लैपटॉप्स हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, नंबर ऑफ हाउस हो गए, नंबर ऑफ कार्स हो गए, और कॉन्टिन्यूस में वेट हो गया, हमारी हाइट होगी। ठीक है जी, इस तरह के सारे टेम्परेचर हो गया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी वो फाइंड की जाती है, सिर्फ उसका एक ही मेथड है जो हमारे सिलेबस में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। तो ये एमसीक्यू रिलेट असल में कर रहा था हमारा चैप्टर नंबर 16 से, जो कि भी हमने पढ़ना है। ठीक है जी, तो अब वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू डिक्रीज एज वेल एज डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूस। तो ये जो नॉर्मल देखें, हाइपर बाइनोमियल पॉइजन, ये तो प्रॉपरली सोलली डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए, इसमें कोई मतलब ये कॉन्टिन्यूस के लिए यूज नहीं होते। कॉन्टिन्यूस जो प्रोबेबिलिटी है
वो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर कैटेगरीज हैं कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स को भी कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेती है। यानी कि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस की प्रोबेबिलिटी तो बताता है, लेकिन साथ साथ ये डिस्क्रीट की भी प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है, ये कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें बता सकता है। ठीक है, तो हमारे एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। हम किस केस में ऑर्डर्स हमारे लिए मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में या कम्बिनेशन में? हमने कहा कम्बिनेशन में हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो मर्जी ऑर्डर हो, जबकि परम्यूटेशन में हम स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ हमेशा मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सी होगी? दैट इज द कम्बिनेशन, क्योंकि कम्बिनेशन ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते। तो राइट ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। सिलेक्शन हमारी रैंडम बेसिस पर होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसने कहा कि हमारे पास इस वक्त 10p3720 है। अगर 10p3720 हो, बताओ 10c3 क्या होगा? तो कैलकुलेटर पकड़ें, तो कैलकुलेटर में लिखें 10, उसके बाद c और डायरेक्ट 3 लिख दें। ऑप्शन नजर आ रहा होगा, नहीं भी नजर आ रहा होगा तो आप खुद से मैंने कर लीजिएगा। तो 10c3 किया, हमारे पास आंसर आ गया 120। तो आंसर हमारे पास आ गया 120। तो 10c3 क्या होता है? 120 होता है, ऑप्शन अल्फा। उसने कहा कि NP220 है, बताओ n क्या है? बताओ n क्या है? अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि आप n यहां से फाइंड करें फॉर्मूला के जरिए, यानी कि NP2 ये लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम आपका ले लेगा, तो बजाय इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, हम क्यों ना रिवर्स ऑप्शन हमें पुट कर लें। यानी कि हमें पता है कि इन 10, 5, 8 इनमें से कोई एक ना एक ने तो n बनना ही बनना है। हम यहां पे 1 by 1 पुट करेंगे कि कौन सा यहां पे एक ऐसा नंबर आए जिससे 20 आए। तो हमने रैंडम चेक किया, हमने सबसे पहले 10 पुट किया, 10p2 चेक किया, हमने 10p2 चेक किया, 10p2 चेक किया, तो आंसर 90 आया। यानी कि 10p2 से आंसर 90 आया। हमने कहा नहीं नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। 5 चेक किया, हमने कहा जरा 5p2 चेक करते हैं, जरा 5p2 चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो जैसे हमने 5p2 चेक किया, आंसर 20 आ गया। हमने कहा हाँ हाँ n 5 ही होना है, क्योंकि इससे आंसर सही आ रहा है। तो n हमारा क्या है? n हमारा 5। गॉट इट? अब इसका रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। समटाइम बहुत से एमसीक्यू ऐसे आ रहे होते हैं, अगर हम उनकी मैनुअल कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तो वो टाइम टेकिंग होता है। तो उसका बेहतर तरीका होता है अब ऑप्शंस को चेक कर लें। ठीक है, तो ये क्विक वे होता है एग्जाम में किसी भी एमसीक्यू को राइट करने का। चलिए नेक्स्ट,
इफ 4 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर हम 4 कॉइन को साइमल्टेनियस का मतलब होता है मेरे पास 4 कॉइन से हाथ में मैंने चारों के चारों को इकट्ठा टॉस किया, इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ एक वक्त में। इफ 4 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ आउटकम्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेड, कहते हैं कि 4 कॉइन्स को अब टॉस करो और कम से कम कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए, ठीक है। तो कम से कम एक हेड आने का मतलब यह है कि एक हेड भी आए और 2 हेड भी आए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हमें चाहिए एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, एटलीस्ट इसका एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, आपको पता है कि वन हेड भी आ जाए और 2 हेड भी आ जाए, ठीक है। इसका मतलब हमें वन हेड चाहिए और 2 हेड चाहिए, ऐसे ही ना, वन हेड चाहिए और 2, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड में वन हेड भी आ गया, एक मिनट इसको, एटलीस्ट वन हेड में वन हेड भी आ गया, 2 हेड भी आ गया, 3 हेड भी आ गया। कितने कॉइन है? 4 कॉइन्स है, 4 कॉइन्स है और 4 हेड भी आ गए, यानी कि सारे के सारे तकरीबन इसमें फॉल करने वाले हैं सवाए एक चीज के, वो क्या है? 0 हेड। यानी कि यहां पे हमें 0 हेड ये नहीं चाहिए, बाकी 1 से लेके 4 हेड चाहिए। अगर 0 हेड भी हम शामिल कर लेते, ये तो 16 के 16 आउटकम्स हमारे पास आ जाते हैं ना, 16 के 16 आउटकम्स हमारे पास आ जाते हैं। इसका मतलब देखें, जब हमने 4 कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को टॉस किया, 2 2 2 2, या सिंपल लफ्ज में 4 कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 4, दैट इज 16। हमें पता टोटल 16 हमारे पास सैंपल स्पेस बनने हैं, टोटल 16 हमारे पास सैंपल स्पेस बनने हैं। इन 16 में से 0 हेड के आने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ एक, क्योंकि जो 0 हेड होगा से इस 0 हेड में हमारे पास चारों के चारों टेल आ रही होंगी, यानी कि 16 में से हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास? 15। 1 हेड वाले, 2 हेड वाले, 3 हेड वाले, 4 हेड वाले, अगर मैं इन चारों को जमा करूं तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल हमारे पास इन चारों को जमा करके हमारे पास 15 बन जाएंगे, क्योंकि देखें टोटल 16 होते हैं ना हमारे पास सैंपल स्पेस, उस 16 में से हमें ऑल टेल वाले नहीं चाहिए, ऑल टेल मीन 0 हेड वाला नहीं चाहिए, तो 16 में से एक माइनस किया तो रिमेनिंग कितना रह गया? 15। तो यहां से यहां तक सारे सारे 15 बन रहे होंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा दिया, रिवर्स तरीके से सिखा दिया। अगर आप चाहें तो आप ये खुद से बना सकते हैं। आपने 3 का तो सैंपल स्पेस हमने क्लास में सीखा हुआ है ना, उस 3 के सैंपल स्पेस बनाएं और उसको दोबारा हेड इंटू टेल के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास 4 कॉइन के सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले जो हमने 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस बनाए थे, तो 3 कॉइन के सैंपल स्पेस हमारे पास कुछ ये थे। थ्री कॉइन्स के सैंपल स्पेस आप लोगों ने जो याद किए हैं अब वो वाले लिख ले, नहीं तो अब वो भी बना सकते हैं और उससे आप 4 के बना सकते हैं। यानी कि 3 के बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमने 2 के बनाए थे, यानी कि हेड हेड, फिर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो ये हमने बनाए थे, ये हमने बनाए थे, ठीक है।
फिर हमने इसको हेड टेल से मल्टीप्लाई करवाया था, तो हमारे पास 3 कॉइन्स के आउटकम बन गए। तो 3 कॉइन के आउटकम क्या बने हमारे पास? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, ये बन गए। और यहां से टेल हेड हेड, इसको से मल्टीप्लाई करवाया, टेल हेड टेल, इसको से मल्टीप्लाई करा, टेल टेल हेड और उसको उससे मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 टेल बन गए। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 कॉइन्स के सैंपल स्पेस बन गए। अब हम चाहते हैं कि 4 कॉइन का सैंपल स्पेस बन जाए, तो 4 कॉइन्स के सैंपल स्पेस बनाने के लिए आप इन सबको एक सीक्वेंस में लिख लें, यानी कि हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड हेड हो गया, फिर टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड और उसके बाद, ठीक है जी। और अब आप इनको दोबारा हेड और टेल से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास 4 कॉइन के जितने भी सैंपल स्पेस हैं सारे सारे शो हो जाएंगे। अब कैसे? नंबर 1 ये बनेगा 4 के 4 हेड आ गए, यानी कि 4 के 4 हमारे पास हेड आ गए। फिर इसका मल्टीप्लाई किया, हेड 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 टेल, फिर इसके से मल्टीप्लाई करा, टेल हेड टेल हेड, फिर ये वाला हो गया 3 हेड 1 टेल, फिर इस हेड को आपने इस हेड से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 हेड आ गए, टेल हेड आ गए। फिर इस हेड को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो हेड हेड टेल टेल, फिर आपने इस हेड को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो हेड टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल टेल, ठीक है। अब टेल को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो स्टार्टिंग में सिर्फ टेल लगाते जाएं, टी लगाते जाएं स्टार्टिंग में, टी एच एच एच, टी एच एच टी, फिर टी एच, फिर टी एच टी, फिर टी एच, फिर टी एच टी, एच टी, ठीक है। अब बताएं कि एटलीस्ट 1 हेड वाले कितने हैं। अब हम आप पर देखें 16 सैंपल स्पेस बन गए, ये ब्लू वाले ये जो हैं ये हमारे पास 16 सैंपल स्पेस बन गए। ये 16 सैंपल स्पेस बन गया। इसमें बताओ 1 हेड वाले कितने हैं और 2 हेड वाले कितने और 3 हेड वाले कितने और 4 हेड वाले कितने हैं, ठीक है। इसमें 0 हेड वाले नहीं चाहिए, देखें ये हमें नहीं चाहिए, ऑल टेल ये नहीं चाहिए, बाकी रिमेनिंग सबको काउंट करें तो ऑब्वियस है किसी में 1 हेड लाजमी होगा, किसी में 2 हेड होंगे, किसी में 3 हेड होंगे, किसी में 4 हेड होंगे, तो इन सारों को काउंट करेंगे तो हमारे पास 15 बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये 15 बनेगा। हो सकता था एग्जामिनर ये मुझसे पूछ ले कि जब हमने 4 कॉइन को टॉस किया तो देखें अब सोच रहे हैं सारी ये तो इतने लेंथी आउटकम बन रहे हैं, ये तो ज्यादा बन रहे हैं बहुत, तो मुझे चैप्टर 16 में जाने दें एक बार। आपको 4 कॉइन जो मैंने इतने सैंपल स्पेस बनाए हैं आपको यही आंसर एक शॉर्टकट तरीके से सिखा दूंगा, लेकिन जब चैप्टर 16 हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये नहीं कर सकते, उससे पहले कह सकते हैं हमारी मजबूरी है कि हमें इस लेवल पर मुझे आपको बाइफरगेट करवाना था ओरिजिनल पैटर्न से, ठीक है।
तो ऑब्वियस बात है 3 कॉइन तक तो देखिए सैंपल स्पेस बनाना किसी हद तक आसान है, 4 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस बनाने में अच्छा खासा टाइम लग रहा है। तो मैं इसको एक छोटे से शॉर्टकट फॉर्मूले से आपको सिखा दूंगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अब के लिए हमारे पास ये आंसर है। अगर एग्जामिनर ये कहता कि मुझे सिर्फ 2 हेड वाले चाहिए, यहां पर क्वेश्चन ये होता कि 2 हेड वाले चाहिए। अब देखें 2 हेड वाले कौन है हमारे पास, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड और 2 हेड, 2 हेड और 2 हेड, बस। तो 2 हेड वाले कितने हमारे पास, इसको जरा रेज करते हैं। 2 हेड वाले कितने हैं, और 1 2 3 4 5 6। हमने कहा जो 2 हेड वाले हैं वो हमारे पास 6 हैं, ठीक है। उसने कहा द नंबर ऑफ आउटकम्स कहा है, उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने जिसमें 2 हेड है, हमने कहा 6। अगर ये कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ 2 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 हेड, तो हम कहते कि 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 16 करता मैं, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन गई। क्योंकि उसने यहां पे प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं किया तो मैं इसको टोटल आउटकम से डिवाइड नहीं करूंगा। उसने सिंपल नंबर ऑफ किधर गया आउटकम्स पूछे, तो हमने कहा 2 हेड वाले आउटकम 6 हैं, लेकिन उसने पूछा एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आए। कम से कम 1 हेड का मतलब 1 हेड भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी, यानी कि 0 हेड वो कह रहा ना आए। तो हमें पता टोटल 16 बनते हैं, 16 में से 0 हेड वाला नहीं चाहिए, तो 0 हेड वाला 1 है, तो 16 में से वो 1 माइनस करो। ये आप कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो ना, यानी कि अब देखें एक ही चीज को सोचने के, उसको करने के कई तरीके होते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। आप शॉर्टकट को सोच रहे हो या आप ओरिजिनल तरीके से जाना चाह रहे हो, आंसर हर एक से आ जाएगा, लेकिन हमने ये देखना है हमारा टाइम किससे बच रहा है। तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है। उस 1 में से अगर मैं 0 हेड को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास एटलीस्ट 1 हेड का आंसर आ जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। क्योंकि यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड नहीं करनी, तो मैं यहां पे 1 नहीं लूंगा, यहां से यहां पर मैं 1 से मेरा टोटल आउटकम लूंगा, क्योंकि देखें 1 मीन टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे टोटल कौन शो कर रहा है 16, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स हमारे 16 है। 16 में से 0 हेड वाले कितना है, सिर्फ 1, वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 15 सैंपल स्पेस बच जाएंगे जो हमारे पास 1 हेड से लेके 4 हेड तक आ रहे होंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका देखते हैं भाई पार्ट। ये 4 कॉइन को इंशाल्लाह जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचेंगे चैप्टर 16 में, तो आपको मैं सिखा दूंगा। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया 5.12 तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। थर्टीन भी हमारे पास ऐसा ही है, जो हमने अभी पीछे 4 कॉइन के आउटकम बनाए। अब अभी आपके पास वो बने होंगे, आपने वो नोट कर लिया होगा, या थोड़ी सी वीडियो बैक कर लें आप, ठीक है, रिवर्स कर लें। वो कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल, और वो कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल, हमारे पास एटलीस्ट 2 टेल आनी चाहिए। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल भी आनी चाहिए, 3 टेल भी आनी चाहिए, और 4 टेल भी हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर आप ये देखेंगे तो 2 टेल वाले 6 है हमारे पास, जैसे कि 2 हेड वाले हमारे पास 6 थे। उसके बाद हमारे पास 4 टेल वाले कितने आउटकम्स आते हैं? 4 टेल वाले हमारे पास सिर्फ 1 आउटकम्स आते हैं। फिर 3 टेल वाले कितने होंगे? वो 4 होंगे। यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो टोटल हमारे पास 11 ऐसे सैंपल स्पेस होंगे जिसमें एटलीस्ट 2 टेल आ रहे होंगे। तो एटलीस्ट 2 टेल का उर्दू तर्जमा क्या है? 2 टेल भी, 3 टेल भी और 4 टेल भी। 4 टेल तक क्यों गया? 4 टेल तक इसलिए गया क्योंकि 4 कॉइन को हमने टॉस किया था। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? आंसर 11 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा 5CR = 10 है, बताओ R कौन है? बिल्कुल हम पता कर लेंगे R कौन है। हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमने कहा सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, यानी कि 5 2 5C। हमने कहा हो सकता है ये जो R है वो हमारे पास 2 हो, तो 5 से 2 किया तो हमने देखते हैं, हमने कहा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो जैसे हमने 5C 2 किया तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। हमने कहा लॉजिक मसला ही हल हो गया, ये तो R जो है वो 2 ही था, R 2 ही था, आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब यह है कि अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब यह कि 2 डाइस को हमने क्या किया? रोल किया। इफ द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाइस, यानी कि 2 डाइस को हमने रोल किया, इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन अ वेरी लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रायल्स, व्हाट प्रोपोर्शन? ये याद रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये वाले लफ्ज का आपको बहुत पाला पड़ेगा जब आप चैप्टर 17 और 18 पर पहुंचेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ आउटकम डू यू थिंक वुड रिजल्ट इन अ लेस देन 7? क्या प्रोपोर्शन, यानी कि व्हाट प्रोबेबिलिटी? प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम डू यू थिंक वुड रिजल्ट लेस देन 7? कहता है कि लेस देन 7 वाले आपके पास कितने हैं, उसकी जरा प्रोबेबिलिटी तो बता दो मुझे। ठीक है जी। तो अब लेस देन 7 के लिए आपके 36 आउटकम्स बनाने पड़ेंगे, आपको 36 आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। उसने कहा लेस देन 7, अगर मैं लेस देन 7 को बनाने की कोशिश करूं तो मैं आधे बना ही सकता हूं। ठीक है, तो लेस देन 7 के लिए तो मुझे पता है कि लेस देन 7 के लिए तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 1 2 3 4 बस। ठीक है, तो अगर मैं इसके आउटकम्स बनाऊं तो ये बनते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर 2 1 2 2 उसने कहा सम जो है वो लेस देन 7 हो, यानी कि 7 से कम सम हो, तो 2 2 2 3 5 का सम बना, फिर 2 3 2 4 6 का सम बन गया। तो ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो सम किसका चाहिए? लेस देन 7 चाहिए। तो 2 + 4 6 तो हो गया। उसके बाद 2 5 7 2 5 7 ये तो मुझे चाहिए नहीं ना, तो मैं ये नहीं बनाऊंगा, आगे बना ही नहीं रहा मैं। फिर इस तरह भी कर लो 5 और 6 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद 3 1 3 2 किया
तो 5 बना, 3 गया, 6 बना, 3 4 नहीं करूंगा क्योंकि 3 4 7 बन रहा है मेरे पास, 3 4 7 बन रहा है, वो मैं करूंगा ही नहीं। फिर 4 1 4 2 4 3 7 बन रहा है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर 5 1 6 बना, 5 2 7 बना ना मेरे पास, तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो 6 1 वैसे शामिल 7 बन रहा है, तो इन सब को शामिल नहीं करूंगा। उसने कहा सम लेस देन 7, लेस देन 7 का मतलब 7 शामिल नहीं है। तो देखें 5 + 3 7 बन रहा है, तो 7 को शामिल नहीं करना मैंने। 5 + 2 7 बन रहा है, इसको शामिल नहीं करना। 5 + 2 2 + 5 7 बन रहा है, इसको शामिल नहीं करना। 6 + 1 7 बन रहा है, इसको शामिल नहीं करना। तो बाकी जितने बच गए ये लेस देन 7 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास आंसर आया 15/36। तो किधर गया, हाँ आंसर हमारे पास आया 15/36। 15/36 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर 5/12 बनता है। 5/12 बनता है क्योंकि 3 5 15, 3 12 36, तो 15/36 = 5/12 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ, अच्छा फिर वो कह रहा है कि किधर गया, यहां से पढ़ा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ आउटकम डू यू थिंक वुड रिजल्ट इन सम इक्वल टू 7। 7 के इक्वल वाले कितने आ रहे हैं, 7 के इक्वल वाले कितने आ रहे हैं। तो देखें 7 के इक्वल वाले मैंने बनाए नहीं थे, देखें 5 और 1 6 बन रहा था। 7 वाले कितने आएंगे, एक इधर आएगा, 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। जैसे कि 1 6, जैसे कि 2 5 7 बन गया, जैसे कि 3 4 7 बन गया, जैसे कि 4 3 7 बन गया, जैसे कि 5 2 7 बन गया, जैसे कि 6 और 1 7 बन गया। तो कितने बने 7 वाले, 1 2 3 4 5 6 बन गए। तो आंसर इज हमारे पास आएगा 6/12, 6/36। किधर गया 6/30, ये 6/36 यहाँ से 17 वाला। बस ये आज का हमारा लास्ट MCQ है, बाकी इंशाल्लाह बाद में। तो 17 में वो ये कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, यानी कि 15 16 17 तीनों एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लास्ट रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा है। 15 में लेस देन 7 था, 16 में इक्वल टू 7 आ गया, और 17 में वो कह रहा है सम जो है वो 7 से ज्यादा हो, सम जो है वह 7 से ज्यादा हो, यानी कि मोर देन 7 हो, मोर देन 7 हो। अब बात गौर से सुननी है यहां पर, उसने कहा सम मोर देन 7 हो, ये देखें, अब यहां पे बात गौर से सुननी है। ये 7 वाला जो आ रहा है वो 6 आ रहे हैं, 7 वाले जो रेड, ये रेड वाले जो हैं ये इक्वल टू 7 है, 1 2 3 4 5 6 ये आ रहे, 6 ये आ रहे। इससे पीछे लेस देन 7 होगा, यानी कि ये रेड बिल्कुल सेंटर पे, 6 और 6 बिल्कुल सेंटर होता है ये डाइस का, और यहां पे जो सारे आउटकम्स बनने हैं ये मोर देन 7 के बनने हैं, यानी कि ये मिड सेंटर लाइन है, इक्वल टू 6 है, इससे पीछे लेस देन 7 है, इससे अबव मोर देन 7 के सारे सम होंगे। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। जैसे मैं अगर एक और बनाऊं, ये 2 5 है ना, जैसे मैं 2 6 करूंगा ये 8 बन जाएगा, 8 जो है 7 से ज्यादा है, ठीक है। अब इस तरह वाले कितने बनेंगे, देखे लेस देन 7 कितने थे 15, तो ऑब्वियस बात है मोर देन 17 भी हमारे पास 15 आउटकम्स बनने हैं। क्यों, 15 मोर के हो गए, 15 लेस के हो गए, 15 15 30 हो गए, इक्वल टू 7 वाले 6 हो गए, टोटल 36 आउटकम इस तरह पूरे हो रहे होते हैं। बस समझ आइए, ये रेड वाला जो है ये इक्वल टू 7 है ना, तो इक्वल टू 7 वाले 6 हो गए,
लेस देन 7 वाले कितने आउटकम्स हैं? लेस देन 7 वाले कितने हैं? 15। लेस देन 7 वाले 15, मोर देन 7 वाले 15, 15 और 15 30 हो गए, इक्वल टू 7 वाले वो हमारे पास 6 हो गए, तो टोटल 36 आउटकम इस तरह पूरे हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि मोर देन 7 भी 15 होंगे। तो 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब क्या है? 15 ओवर 36, तो 15 ओवर 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको इस तरह बल्कि इसके ऊपर ही लिख लें, 15 ओवर 36, ठीक है। तो 3 5 15, 3 12 36, तो 5/12 अल्फा आंसर इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने इन एमसीक्यूज को स्टूडेंट अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेने, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसे ऑनवर्ड एमसीक्यूज अपने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।